नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं भारत के आज के कोरोना अपडेट के साथ। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टीकाकरण पर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक कोरोना से उबरने के 3 महीने बाद ही टीका लेना चाहिए। अगर पहली डोज लेने के बाद किसी को कोरोना हो जाए तो फिर दूसरी डोज बीमारी से रिकवर होने के 3 महीने बाद ही लेनी चाहिए। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद या अगर कोई कोरोना से रिकवर कर चुका हो तो RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आने के 14 दिन बाद रक्तदान किया जा सकता है। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,67,000 नए केस सामने आए हैं और रिकॉर्ड 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। राजधानी दिल्ली की बात करें तो बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,846 नए मामले सामने आए हैं और 235 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारों के दावे के सच सामने आ गए। ज्यादातर लोगों की मौत वायरस से नहीं बल्कि समय पर इलाज न मिलने की वजह से हुई। आज ये जानना जरूरी है कि दूसरे विकसित देशों की तुलना में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर कैसी है और कहां-कहां सुधार लाए जाने की सख्त जरूरत है। देखिए BBC संवाददाता दिव्या आर्य की रिपोर्ट। भारत के अस्पताल इन दिनों कोरोना वायरस की दूसरी और ज्यादा घातक लहर से जूझ रहे हैं। लेकिन भारत का स्वास्थ्य ढांचा इस महामारी से पहले ही गंभीर स्थिति में था। इसकी 5 वजह हैं। आबादी की तुलना में भारत में अस्पताल बेड बेहद कम है। साल 2017 के एक शोध के मुताबिक यहाँ औसतन 1 लाख लोगों के लिए 50 अस्पताल बेड थे। रूस में यही आंकड़ा 710 है, चीन में 430 और अमेरिका में 290। भारत में स्वास्थ्य कर्मी भी कम हैं। साल 2018 में यहाँ औसतन 1 लाख लोगों के लिए 90 डॉक्टर थे, जबकि चीन में 200, अमेरिका में 260 और रूस में 400। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हैं। यहाँ हर साल खराब स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है। 2018 में ये आंकड़ा औसतन हर 1 लाख लोगों में 122 था, जो पड़ोसी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। चीन में मौत की ये दर 46 है, बांग्लादेश में 57 और श्रीलंका में 51। भारत के लोग अस्पताल कम इस्तेमाल करते हैं। देश की हॉस्पिटलाइजेशन दर दुनिया में सबसे कम में से है और ऐसा आबादी के सेहतमंद होने की वजह से नहीं है। अस्पताल कुछ लोगों की पहुंच से ही बाहर हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हैं। देश की 2/3 अस्पताल सेवाएं निजी क्षेत्र मुहैया कराता है, जिस पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भारत सरकार का खर्च हमेशा ही कम रहा है। 2017 में ये GDP का महज 1% था। कोविड महामारी के बाद इसे बढ़ाने का ऐलान किया गया है, लेकिन ये अब भी अन्य देशों से काफी कम है। इन सब वजहों से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और उनकी क्वालिटी के मामले में भारत दुनिया में काफी पीछे है। 2016 में 195 देशों की सूची में उसे 145वें पायदान पर रखा गया था। 66वें नंबर पर ईरान और 88वें नंबर पर सीरिया से भी नीचे। जब तक सरकार सबके लिए अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया नहीं कराती, तब तक ये हर इंसान की अपनी लड़ाई बनी रहेगी। तो कहीं तो वक्त पर इलाज नहीं मिल पा रहा, तो कहीं हालत ये भी है कि वेंटिलेटर के होते हुए भी लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उसे चलाने वाले डॉक्टर ही मौजूद नहीं हैं। गुजरात सरकार का दावा है कि राज्य में हालात काबू में हैं और सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोविड पर काबू पाने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। लेकिन राज्य के आदिवासी बहुल आबादी वाले छोटा उदयपुर जिले की कहानी कुछ अलग सच बयां कर रही है। देखिए BBC संवाददाता रॉक्सी गाडगेकर छारा की ये रिपोर्ट। छोटा उदयपुर के सरकारी अस्पताल का हाल देखिए। वो मेरी मामी है। वेंटिलेटर की कमी से अभी उनकी मौत हुई है। मैं छोटा उदयपुर के इस अस्पताल का लाइव वीडियो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ लोगों को वेंटिलेटर की तुरंत जरूरत है। आपको वेंटिलेटर की जरूरत है ना? आपका मरीज कैसा है? क्या उसमें सुधार है? इस मरीज को देखिए।
लोग अपना पंखा लेकर आ रहे हैं। यहाँ केवल एक पंखा है और एसी काम नहीं कर रहा। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कोई सीनियर फिजिशियन नहीं। एक जागरूक नागरिक के रूप में मैं कह रही हूँ कि मुझे इसकी जरूरत है। केवल आदिवासियों को क्यों ये सब झेलना पड़ रहा है? यहाँ 25 वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन कोई एमडी डॉक्टर नहीं। ये आदिवासी बहुल आबादी वाले छोटा उदयपुर जिले के सरकारी अस्पताल का नजारा है। साफ पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल क्या है। 100 बेड का ये अस्पताल कोविड मरीजों के इलाज के लिए है। हमने वीडियो रिकॉर्ड करने वाली मेघा राठवा से बात की। उन्होंने कहा, अस्पताल में सभी सुविधाओं के बावजूद हमें एक डॉक्टर नहीं मिला। प्रशिक्षित स्टाफ की कमी की वजह से लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा। इस अस्पताल में 20 वेंटिलेटर है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। लंबे समय से इन वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। इस बारे में जब हमने जिला कलेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा, एक एमडी फिजिशियन की नियुक्ति हुई थी, लेकिन काम संभालने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हम मेडिकल अफसरों और बेहोश करने वाले डॉक्टरों की मदद से 160 मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हम पास के शहर के प्राइवेट डॉक्टरों की भी मदद ले रहे हैं। एक्सपर्ट डॉक्टरों के बिना हम वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने ज़मीनी हकीकत जानने के लिए एक स्थानीय पत्रकार से भी बात की। एक्चुअली એવું છે કે મોડા પહેલાથી જ પછાત જિલ્લો। ये शुरू से ही एक पिछड़ा जिला है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव रहा है। सुविधाएं नहीं होने से व्यवस्था बेकार साबित हुई और फिर जिले में महामारी फैल गई। पिछले साल से यहाँ 20-25 वेंटिलेटर रखे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। आपत्ति ने आ लोकोए फेस करवानुं आव्युं। सांसद गीता राठवा ने स्वास्थ्य मंत्री को इस बारे में बताया भी, लेकिन हालात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिजिशियन, सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञों के पद खाली पड़े हैं। हमने इस बारे में सरकार से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। स्थानीय नेताओं ने भी कई बार इस मसले को उठाया है। सिविल हॉस्पिटल में स्टाफ ने भयंकर अस्पताल में स्टाफ की कमी है। यहाँ हालात ठीक होने चाहिए और एमडी फिजिशियन की नियुक्ति तुरंत होनी चाहिए। केवल मैंने ये मुद्दा नहीं उठाया है, बल्कि दूसरी पार्टियों के नेताओं और सरपंचों ने भी इसे लेकर आवाज उठाई है। एमणे आक्रोश मांगने वेदनाओं में पण आ बात करी है। छोटा उदयपुर की मौजूदा हालत दरअसल गुजरात मॉडल की सच्चाई बयां करती है। देश भर में जब तमाम लोगों की मौत वेंटिलेटर की कमी की वजह से हो रही है, वहां छोटा उदयपुर में लोग वेंटिलेटर होते हुए भी जान गंवा रहे हैं। रॉक्सी काकटेकर छारा, बीबीसी, छोटा उदयपुर। और वैक्सीन उत्पादक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ऐसा नहीं लगता कि वो साल के अंत से पहले एक्सपोर्ट फिर से शुरू कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले भारत की मदद करना जरूरी है। मार्च में कोविड की दूसरी लहर की वजह से भारत ने वैक्सीन का एक्सपोर्ट रोक दिया था। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच जारी लड़ाई के ताज़ा हाल आपको बताएंगे। आप देखते रहिए बीबीसी दुनिया। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं नेहा भटनागर। अब बात इजराइल और फलस्तीनियों के बीच चल रहे तनाव की। इसे लेकर अमेरिका और तुर्की के बीच ठन गई है। अमेरिका ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन के यहूदी लोगों पर हाल में दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे यहूदी विरोधी टिप्पणी कहा है। हालांकि अमेरिका ने ये साफ नहीं किया है कि अर्दोआन की किस टिप्पणी को वो यहूदी विरोधी मान रहे हैं। वहीं तुर्की ने कहा है कि वो साफ तौर पर फलस्तीनियों का समर्थक है। इस बीच इजरायली रक्षा सूत्रों ने बीबीसी को बताया कि फिलहाल उनकी युद्ध विराम की कोई योजना नहीं है और गजा में उसका सैन्य अभियान पूरी गति से जारी रहेगा। हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट हमले जारी रखे हैं। गजा के अधिकारियों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में इजरायली हमले में 219 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 63 बच्चे हैं। इजराइल में इस दौरान 12 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 2 बच्चे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो करीब से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। युद्ध विराम कब तक लागू होगा, ये पूछे जाने पर नेतन्याहू ने कहा कि वो कोई स्टॉप वॉच लेकर नहीं बैठे हैं जो ये बिल्कुल सटीक तरीके से बता सकें। यरूशलेम में मौजूद बीबीसी मॉनिटरिंग के जोएल ग्रीनबर्ग बीते 24 घंटों के संघर्ष के बारे में और जानकारी दे रहे हैं।
रॉकेट दागे जा रहे हैं और इसराइल के हवाई हमले अब भी जारी हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों की तुलना में आज हमलों की तीव्रता में कमी देखी गई है, जिसका मतलब ये है कि दोनों पक्षों के बीच शांति कायम करने के कूटनीतिक प्रयास कामयाब होते नजर आ रहे हैं। पर दोनों ही पक्ष ये नहीं मानते कि ऐसा कुछ हो रहा है या ये संघर्ष युद्ध विराम की ओर बढ़ रहा है। तो लड़ाई जारी है, पर इसका पैमाना बीते कुछ दिनों के मुकाबले कम है। अब हमास के अलावा कई दूसरे फलस्तीनी संगठनों में भी इस बात की होड़ मच गई है कि वो अपने आप को फलस्तीनियों का रक्षक साबित कर सकें। जेरेमी बोवन की ये रिपोर्ट। इजरायली सेना ने उस शख्स की कार को उड़ा दिया जिसने उन पर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की थी। सैनिकों ने उस शख्स को मार डाला। ये फलस्तीनियों के इलाके हेब्रोन शहर का मध्य भाग है, जहां सैनिकों ने एक यहूदी प्रार्थना स्थल को बचाया। सोमवार रात को अल-अक्सा शहीदी ब्रिगेड नाम के एक ग्रुप ने वेस्ट बैंक के रामल्ला शहर में हथियार लहराए। 6 साल पहले इसराइल और फलस्तीनियों के बीच हुए संघर्ष के बाद से ये संगठन मौन था। उनकी ये वापसी दिखाती है कि फलस्तीनी इलाकों में गुस्सा कितना बढ़ गया है। साथ ही अपने आप को फलस्तीनियों का सच्चा रक्षक साबित करने की होड़ भी कई संगठनों में लग गई है। कल अल-अक्सा ब्रिगेड और इजरायली सेना के बीच रामल्ला के नजदीक गोलीबारी हुई। इसराइल ने कहा कि उसके 2 सैनिक घायल हो गए हैं। ये पुराने यरूशलेम के दमिश्क गेट के पास का मंजर है। मिस्र ने इसराइल पर आरोप लगाया कि यरूशलेम में उसके बेहद सख्त रवैये की वजह से ही फलस्तीनियों को ये आक्रामक रुख अपनाना पड़ा है। इसराइल के रवैये की मिस्र ने जिन शब्दों में आलोचना की, वैसे वो आमतौर पर इसराइल के लिए इस्तेमाल नहीं करता। मिस्र का ये रुख बेहद अहम है, क्योंकि इस इलाके में सीज फायर के लिए उसका बेहद महत्वपूर्ण रोल है। फलस्तीनी इलाकों में इसराइल के लिए जितना गुस्सा देखा जा रहा है, उतना इससे पहले के इसराइल और हमास के संघर्षों में कभी नहीं देखा गया। ये यरूशलेम के पास बेथलहम का मंजर है। इस तरह का माहौल रातों रात नहीं बनता। ये सालों साल जमीन पर कब्जे की लड़ाई और संघर्ष के बाद बनता है। यरूशलेम और गजा में जो भी हो रहा है, उसने इस आग में घी का काम किया है। सालों साल इसराइल ने इन लोगों पर जो दबाव बनाया, ये उसका नतीजा है। इसराइल के जाफा शहर में यहूदी और फलस्तीनी अरब रहते हैं। वेस्ट बैंक और इसराइल के कई इलाकों में उसके विरोध के तौर पर अरब लोगों ने हड़ताल कर रखी है। पिछले सप्ताह ही इसराइल में रहने वाले यहूदियों और अरब लोगों में हिंसा भड़क गई, जिससे देश की शांति व्यवस्था खतरे में पड़ गई। अस्दोद समेत कई इस्राएली शहरों में हमास के रॉकेट हमले जारी हैं। गजा पर इस्राएली हमले हो रहे हैं। ये इस्राएली बम है जो अमेरिका में बना है, लेकिन इस तरह के बम भी हमास के हमलों को नहीं रोक पा रहे हैं। शायद हमास के हमले रुकें तो इस्राएल पर भी युद्ध विराम का दबाव बढ़े। और इस बीच अब से थोड़ी देर पहले लेबनान की तरफ से इजराइल पर 4 रॉकेट दागे गए। इन हमलों में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने इन हमलों के जवाब में लेबनान के कुछ इलाकों में तीखे हमले किए हैं। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे जब ब्रिटेन का एक म्यूजियम दोबारा खुला तो कौन सी जानी पहचानी चीज कर रही थी लोगों का इंतजार। आप देखते रहिए BBC दुनिया। BBC दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत और ब्राजील जैसे देश कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो कई देश ऐसे भी हैं जहां हालात अब सामान्य हो रहे हैं। ब्रिटेन में अब कई म्यूजियम भी खुलने लगे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जब दोबारा खुला तो एक बेहद जानी पहचानी चीज मेहमानों का इंतजार कर रही थी। क्या है ये चीज, आइए देखते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, इसके दरवाजे अब जनता के लिए खुल गए हैं और यहाँ प्रदर्शन के लिए एक ऐसी चीज रखी गई है जिससे आज हम सब प्रभावित हैं। हम उस चीज के सामने खड़े हैं जिससे हम सब बचना चाह रहे हैं। जी हाँ, वायरस से। ये असल कोरोना वायरस से 80 लाख गुना बड़ा है, लेकिन यहाँ आपको उस चीज के करीब जाने और समझने का मौका मिलता है जो खतरनाक भी है और खूबसूरत भी। करोड़ों वैज्ञानिक आंकड़ों को संकलित कर तैयार किया गया वायरस आखिरकार ऐसा नजर आता है।
And the moment of revelation came, I was just taken aback. जब इसे दुनिया के सामने लाने का मौका आया तो मैं हैरान थी। मुझे लगा लॉकडाउन के दौरान महीनों में काम करती रही और इस खतरनाक वायरस के बारे में रेडियो टीवी पर सुनती रही, पर ये अजीब होने के बावजूद बेहद खूबसूरत है, डरावना है और इसी वजह से मैं हैरान रह गई। It was kind of hauntingly beautiful and that kind of took me aback. और इसका अनावरण एक ऐसे शख्स के सामने किया गया जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की लीड डेवलपर हैं। एक ऐसी चीज को देखना कितना अजीब है जो पिछले 17 महीनों से हम सब का दुश्मन है। हम इसे हराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वायरस के इतने विशाल रूप के आमने सामने होना सोचने पर मजबूर करता है। भले ही जिंदगी अभी सामान्य ना हुई हो, लेकिन इस वायरस को गहराई से समझ पाना उम्मीदें जगाता है। और अब वक्त है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने का। नहीं, स्टूडियो में नहीं, हंसते मुस्कुराते हुए जो बाइडेन की मोम से बनी ये मूर्ति पेरिस के ग्रेवेनवैक्स म्यूजियम में लोगों का स्वागत करेगी। 1882 में बने इस म्यूजियम में कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों की मूर्तियां लगाई जाती हैं और उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें हटा भी दिया जाता है। इस म्यूजियम में 250 से भी ज्यादा सेलिब्रिटीज और खास लोगों की मूर्तियां हैं। म्यूजियम पैंडेमिक की वजह से बंद था, लेकिन जब खुला तो इस बेहद खास मूर्ति के साथ। बीबीसी दुनिया में आज बस इतना ही। कोरोना से जुड़ी तमाम अपडेट्स, खबरें और देश विदेश की ताज़ा जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आज कार्यक्रम में इतना ही। आपसे कल रात फिर 10 बजे होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।